So today we'll discuss Plato theory of justice and Plato theory of education. मैंने पहले भी आप लोगों को उससे डिस्कस किया है कि प्लेटो एज सच कुछ प्रपोज नहीं कर रहा है. व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट जस्टिस ही इज यूजिंग सोक्रेटिस. जो भी उसने लिखा है वो सोक्रेटिस को एक फ्रेमवर्क में लेके उसने लिखा है. सो व्हेन ही इज प्रपोजिंग हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस ही इज राइटिंग इन सम काइंड ऑफ डायलॉग. और शायद हमने डिस्कस किया हो कि जो भी लोगों के ओपिनियन होते हैं दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉलेज थ्रू डायलॉग्स. ओके, एंड दिस इज द प्रोसेस दैट इज डायलैक्टिक्स, जिसको बाद में हीगल ने, मार्क्स ने, इन सब ने बाद में यूज़ किया कि कैसे एक पर्टिकुलर आइडिया को थीसिस माना, देन द कंपीटिंग आइडिया बिकम्स द एंटीथेसिस एंड बोथ आर गेट इनटू सिंथेसिस. और ये तब तक रिपीट रहेगा जब तक एक कॉन्क्रीट ट्रुथ हम नहीं ले पाते हैं. एनीवे, सो जो सोक्रेटिस थे वो ऐसे ही घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे. ही यूज्ड टू गो रोम अराउंड एंड ही यूज्ड टू डिस्कस विद पीपल. एंड वंस ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू इन द मार्केट और कुछ लोग उसको वहाँ पे मिले सोक्रेटिस को, और उन्होंने बोला आप आइए, बहुत दिन हो गए हम आपसे मिले हुए, लेट्स हैव सम काइंड ऑफ डिस्कशन. देन ही विजिट देम एंड ही सिट्स देयर. और जिसके घर पे बैठे हुए थे उनसे पूछा, ही वॉज ए वेरी वेल्थी पर्सन, ही आस्क हिम व्हाट डज वेल्थ प्रोवाइड यू. ये इतना धन दौलत, ये संपत्ति आपके पास में, व्हाट इट गिव्स टू यू. सो द पर्सन वॉज Cephalus. Okay, and he was very old person. He was just retired from the active life and he was enjoying his retirement. जब सेफेलस से उन्होंने ये पूछा that what wealth provide to you, he says that wealth gives me honesty, it gives me generosity and it makes me just. अब यहाँ पे एक बात नोट करना, सोक्रेटिस जो भी कंक्लूजन पे जाता है, ही इज नॉट सजेस्टिंग और ही इज नॉट सेइंग दोज थिंग्स डायरेक्टली. वो कभी डायरेक्टली ऐसी बात नहीं बोलेगा. ही विल इनिशिएट द डायलॉग्स एंड थ्रू डायलेक्टिक्स ही इज रीचिंग टू दैट कंक्लूजन. वो हर किसी चीज में डायलेक्टिक के थ्रू ही वो जा रहे हैं. देन व्हेन ही आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम हिम, ही विल पिक अप दोज थिंग्स जो डिस्कशन को इनिशिएट करना है, वो सिर्फ उतनी ही बात वहां से पकड़ लेंगे. सो व्हेन ही इज सेइंग दैट इट मेक्स मी जस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑनेस्ट एंड जेनरस, देन ही आस्क हिम, आपने जस्ट कहा दैट इट मेक्स यू जस्ट, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज जस्टिस. ही आस्क हिम. वहां पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे एंड इट वॉज हिज इंटेंशन, लेट्स हैव द डायलॉग, let's create that kind of discussion and then find out collectively what exactly justice is all about. और यही वो प्रपोज कर रहे हैं that all the answer lies within us and it is this our inquiry, this is our rational scrutiny that we find out that truth, eternal truth, knowable ethical percepts, and that is within us. Then he asks, what is justice? Define it. अब सेफेलस कहते हैं that justice is speaking truth and giving back or paying back one's debt.
वो कहते हैं भाई इंसाफ ये है कि आप सच बोलो, और जिस किसी से भी आपने कोई भी कुछ पैसा लिया है कुछ भी लिया है, यू गिव दैट बैक टू दैट पर्सन. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील दैट इज जस्टिस. अब यहाँ पे एक जो कॉन्क्रीट और कंसेप्चुअल बात है वो आपको ये समझनी है दैट ही इज ही इज जस्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ओपिनियन अबाउट जस्टिस. यहाँ पे कॉन्क्रीट ट्रूथ किसी के पास में नहीं है. ही इज थ्रू द डायलेक्टिक्स ही इज ट्राइंग टू शो दैट पीपल and those who are who want to learn about the knowledge, that see these are various opinions and let's try to find out the true knowledge. और through the dialectics he is just trying to show that कि भाई जो भी knowable truths हैं they lie within us, वो हमारे अंदर ही मौजूद हैं. there is nothing something that we have to find out कि वहां पे कुछ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. हालांकि प्लेटो है, ही डिफर्स टू सम एक्सटेंट फ्रॉम सोक्रेटिस इन दैट ही इज सेइंग दैट वी कैन फाइंड आउट एंड देयर इज सम ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड वी हैव टू फाइंड आउट. लेकिन सोक्रेटिस बोल रहे हैं दैट इट इज लाइव विद इन अस एंड थ्रू डायलेक्टिक्स वी फाइंड आउट, एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम टू फाइंड आउट. जब उन्होंने कहा दैट स्पीकिंग ट्रूथ एंड गिविंग बैक और पेइंग बैक वंस डेट, that is the justice. And एक बात को यहां पे याद रखना, that he is saying or he is presuming it that justice is the highest virtue or one of the highest virtues. और virtue ग्रीक में क्या मतलब है इसका? एक्सीलेंस. Okay, we discussed in the first chapter that virtue means excellence. Fine, whatever is the perfectness we have and that get manifested, we can term it virtue. अगर आपको याद हो तो sophist they were saying that political virtue, they were talking about political virtue, and it was Socrates who was talking about moral virtues. Okay, they were concerned about grabbing the power and he was concerned about achieving the knowledge, if you can remember this thing. Fine. अब एक सिंपल सी चीज यहां पे यही है that in this discussion he is just trying to tell those people कि जो आपका ओपिनियन है I listen to that, but इस चीज से वो लिंक होना चाहिए. If you are proposing that it is justice, it must reflect the excellence. This is the one of the first condition. अगर ये condition met नहीं हो रही है तो that is not the justice. When he is saying that speaking truth and giving back or paying back one's debt, he is saying fine, you are saying something which makes sense, but आपकी जो definition है वो inclusive नहीं है. And then he gives his argument. He is saying चलो ठीक है, speaking truth तो हमने मान लिया, that looks ethical to us, but when we are saying that paying back one debts, इसमें एक एग्जाम्पल देता है. मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको कोई वेपन दिया एंड ही इज सेइंग टेक दिस माय वेपन एंड व्हेनेवर आई नीड दिस आई विल टेक दिस बैक टू यू. अब यहां पे सोक्रेटिस बोल रहा है, मान लीजिए आपका दोस्त पागल हो गया, ही इज गॉन मैड एंड नाउ ही कम्स टू यू आस्किंग कि मेरा वेपन मेरे को दो, तो विल यू गिव दैट वेपन बैक टू हिम? ही इज आस्किंग सेल्फलेस दिस थिंग. अब यहां पे डायलेमा उसके पास में आ गया. अब सेल्फलेस बोलता है नो आई वॉन्ट गिव दैट बैक टू दैट पर्सन. तो फिर वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हो कि जस्टिस इज गिविंग बैक टू वंस डेट, आपको उसने वो चीज दे रखी है, उसकी है, बट यू आर डिनाइंग दैट. नाउ ही इज सेइंग इवन इफ यू गिव दैट बैक टू दैट पर्सन, अगर आपने वो वेपन उसको दे भी दिया तो द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रैशनल कैपेसिटी,
the person is going to kill anyone, and if justice is resulting into injustice, अगर उस एक्ट को जिसको आप जस्टिस बोल रहे हो, and if it is making someone else suffer, if it is making someone else to become less excellent, then it is not justice. समझ में आया आपको ये? What exactly is trying to say? कि अगर आपने उस पागल इंसान को हथियार दे दिया तो क्या पता वो पहले आपको ही चाकू मार दे, isn't it? So it cannot be justice. Giving back to one's debt that may prove to be fatal, and it can make a person suffer. So justice cannot make anyone suffer because it is the highest virtue. अब एक चीज आपको समझना, ये वो जस्टिस नहीं है जो हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में वी ऑब्जर्व कि भाई किसी ने क्राइम किया एंड like punishment has been meted out on that person and we are saying justice has been done. This is not that justice. We will come, there are different conception of justice. Plato का कुछ अलग है, Aristotle का कुछ अलग है. This is how the conception of justice evolve. Okay, we will study this in detail in justice chapter, but यहाँ पे इसको सिर्फ इतना ही समझना आपको कि justice है क्या, प्लेटो कैसे conceptualize कर रहा है इसको. So it was selfless idea. अब जब इसकी इस बात को यहाँ पे नेगेट हो गया, नाउ ही इज आस्किंग सम अदर पर्सन, इसका जो बेटा है सेफलेस का, उनसे ये पूछते हैं. ओके, सो ही इज पोलमार्कस, स्पेलिंग आप देख लेना, something like this, is a Greek name. So he asked him, now you tell me beta, what is justice? अब ये more or less अपने फादर की ही लाइन पे बोलते हैं. He is saying that justice is paying one's due. What is due to someone, we just pay that to that person. अब सिमिलर में है लेकिन इट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग. ही इज सेइंग दैट जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वी आर गोइंग टू हेल्प देम. हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड हार्मिंग एनिमीज. ओके, कि जिसने जो कर्म किया है उसको वैसा ही फल दे दिया जाए. दैट इज जस्टिस एज पर पोलेमार्कस. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. सो एज पर द definition or the assumptions of Socrates that justice is excellence, can we say that it is the right definition of justice? What flaw do you see in that? Discriminate हो रहा है. Okay. What do you have some other opinion? What do you think? Similar, sir. It's a bias. It's just their opinion, their perception. They don't know whether that person is really bad or not, or if they really deserve. Okay, this is what you are saying. But again, इस चीज को भी, इस आर्गुमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, when we are saying that it is justice, but when we are harming any person, we are going to make that person, less excellent. Fine. And justice cannot be making any person less excellent because it is the significance of excellence. अगर किसी को आपने हार्म किया, मान लीजिए किसी को चोट लग गई, अब आप बोलोगे भाई उसने इसको चोट मारी है, मैं भी इसको चोट मारूंगा. सो
वो कहते हैं ना, एन आई फॉर आई मेक्स द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड. सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो, thinking that this person is my enemy, you are saying that they can be biased. That is also the valid argument. In this context, he is saying, if you are harming any person, that harm is going to make that person less excellent. That justice is the highest virtue. वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा. And he gives one example. He is saying that वो एग्जाम्पल देते हैं एक फिजिशियन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ही इज सपोज टू ट्रीट पीपल. ही डजंट डिस्क्रिमिनेट कि भाई ये एनिमी है या फिर ये फ्रेंड है. हिज चीफ गोल इज टू ट्रीट द पेशेंट, एंड दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. एक शू मेकर का काम है शू बनाना, एंड दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू टू मेक एक्सीलेंट शूज. वो ये देख के नहीं बनाएगा कि इसके लिए मुझे ये बनाना है. सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर, दैट जस्टिस कैनॉट मेक अ पर्सन लेस एक्सीलेंट. इज दैट क्लियर टू यू? अब जैसे ही डिस्कशन प्रोसीड करता है, वहां पे एक सोफिस्ट भी बैठा हुआ है. फाइन. नाउ सोफिस्ट वाज लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स. अब उसको पता चल गया कि ये सोक्रेटिस बहुत चालाक है, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ के ये ट्रैप कर रहा है. ही इज नॉट आंसरिंग, बट ही जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड देन ही इज रिफ्यूटिंग देयर आर्गुमेंट्स. यही डायलेक्टिक्स है, यही डायलेक्टिक्स का एसेंस है, दैट यू आर नॉट प्रपोजिंग सम काइंड ऑफ एटर्नल ट्रूथ एंड देन जस्टिफाइंग इट. यू लेट द ओपिनियन कम्स टू यू एंड देन यू रिफाइन दोज ओपिनियंस एंड रीच टू दैट कंक्लूजन कि भाई ये है सच. And what are the benefit of this thing? That those who are indulging in this process, जो लोग इसमें participate कर रहे हैं, they see the weakness of their arguments. They see that whatever they are proposing, whatever they are saying, ये सिर्फ opinions हैं. Is that clear? And this is what happens in our real life. Sometimes we are so much attached to any particular thing. हम सोचते हैं कि नहीं मैं ही सच हूँ. So when we already say that I know the knowledge, I have the knowledge, we are not letting others people opinions or whatever they are having, to reach to us. We close our minds, we don't listen. So this reflects the ignorance, and this is the essence of this entire process. The moment you realize that okay, I am ignorant and I want to listen to the person, let the person say, let me hear the strength of argument. This is what we need in this contemporary times. When someone is saying something, just listen to that person कि उसके argument में कितनी strength है. You have the rational capacities, you listen to that and then you make your own assessment. And he is saying in the same process that when this dialogue is taking place, जो आर्ग्यूमेंट उस इंसान ने दिया, ही जस्ट टेलिंग द वीकनेस ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट. उसने कुछ ऐसी ट्रुथ अभी प्रपोज नहीं किया है दैट दिस इज द कॉन्क्रीट ट्रुथ. इज दैट क्लियर टू यू? ही जस्ट ट्राइंग टू टेल देम दैट योर आर्ग्यूमेंट इज वीक बिकॉज ऑफ दिस रीजन. मैं डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर रहा हूं आपको. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज व्हाट यू आर सेइंग एंड this particular argument is weak because of this reason. He is saying that, he is refuting, not in a kind of confrontation mode, लड़ाई के मोड में नहीं कि चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोल रहा है. He just saying this thing कि भाई ऐसा है महाराज, आपने ये बात कही और ये justify नहीं हो रहा because of this. Then this person, his name is Thrasmuscus. अब ये प्रोनाउंसिएशन मेरे को I tried to pronounce it clearly. Thrasmuscus. So he was sophist. Now Socrates asked him, like they were very good in their oratoric
oratory skills, their speaking skills, their arguments. They were very clever about this thing. Then he asked, "What do you think? What is justice?" He asked him. So he says that justice is interest of strong. If you remember, when we were discussing Socrates, sophists were saying that it is the power which is going to provide happiness to those who are ruling. अगर आपको याद हो, तो we were discussing this, and he was saying that the sophists, they were teaching to those aspiring politicians, जो politician बनना चाहते हैं, they were teaching them rhetoric, कि आप rhetoric सीखो, आप लोगों को उल्लू बनाओ, बेवकूफ बनाओ, you just have a sway over their opinion, let them to accept you as a ruler, और उसके बाद आप enjoy करो. This is what they were proposing. So once you have the power, you can achieve anything, name, fame, wealth, whatever you want to have. Now here, Tharmascus says that whatever strong person is having their interest, that is justice. Strong interest is justice. We can say it, might is right. जिसकी लाठी उसकी भैंस. द पर्सन हु इज हैविंग पावर एंड वट एवर ही सेज, वही जस्टिस है. बात तो सही थी थर्मस्कस की. आज भी हम देखते हैं जिसके पास पैसा है, पावर है, इफ दे आर पार्ट ऑफ द जस्टिस प्रोसेस, या तो उसको इतना डिले कर देंगे दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जब मिले भी का जस्टिस तो उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है. So he is just saying simply that might is right. That is what I feel justice. अब Socrates को इसको काउंटर करना है. Now Socrates again, he is just not proposing the whatever you people claim it as a truth. He is just refuting it in a very clever manner. He is asking him, अगर आप ये कह रहे हैं कि might is right, the strong interest इज जस्टिस, अब ये बताइए आप कि जो पॉलिटिशियन हैं, जो पावर के अंदर हैं, इफ दे मेक एनी लॉ, दे आर द वन हु आर मेकिंग लॉ. इफ दे आर मेकिंग लॉ, और अगर उनसे कुछ गलती हो जाए, एंड इफ दैट लॉ इज गोइंग टू हार्म देयर इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे क्या ये जस्टिस है? भाई इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती हैं. If these people, those who are in power, if they commit any mistake, they make any law which is going to harm their interest, will you call it justice? Is asking them. इसको कंटेम्प्रेरी टाइम पे एग्जाम्पल में देखो. लॉ मेकर्स ने बना दिया RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आ गए लॉ मेकर्स. एक्ट बन गया. अब एक्ट बनने के बाद नाउ कॉमन मैन इज हैविंग दिस पावर कि RTI एप्लीकेशन लगाई और पूछ लिया कि PMG कहाँ पे गए, कौन सी सब्जी खाई, कितने के लाव लश्कर साथ में लेके चले, उनका ट्रैवलिंग का खर्चा कितना है. दे कैन आस्क एनीथिंग. PM ने डिग्री ली तो कहाँ से ली. दे कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अब आपने ऐसा वेपन दे दिया कॉमन पीपल को, एंड नाउ इट इज हार्मिंग योर इंटरेस्ट. यू कैन नॉट एंजॉय योर पावर अनब्रिडल्ड वे. समझ रहे हो आप? इनके जो सेल्फ इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं, नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग इट वीक. हमको थोड़ी पता था कितना भयंकर लॉ बन जाएगा ये. नाउ दे आर ब्रिंगिंग सम अमेंडमेंट्स एंड मेकिंग RTI वीक. सो सोक्रेटिस इज सेइंग, क्या पता आप ऐसा लॉ बना दो, गलती हो जाए आपसे, कि वो आपके इंटरेस्ट को हार्म करे. विल यू कॉल इट जस्टिस? यहां पे he is not trying to justify that whatever wrong
thing which has been done by lawmakers, that is right. He's just refuting his argument that whatever you are saying that might is right. जो इस माइट ने भी अगर कोई ऐसी चीज बना दी जो उसके इंटरेस्ट को ही हार्म कर रही है, तो विल यू कॉल इट जस्टिस? आर यू गेटिंग दिस थिंग? समझ में आया आपको कि भाई अगर इन लोगों ने ही गलती कर दी तो फिर आप उसको जस्टिस बोलोगे क्या? यहां पे एक बात याद रखना, वो सिर्फ उसके ओपिनियन, उसको ये बताना चाह रहा है कि जो आपने बोला है ना वो जस्ट ओपिनियन है. ही इज नॉट रिवीलिंग द फाइनल डिस्कशन. He is just trying them to understand कि you people are just having opinions. लेकिन Thrasymachus was sophist. वो इतना easily से हार मानने वाला नहीं था. When he is saying that, he also explained that कि भाई देखो those who are ruling, they are not ruling for themselves. If they rule for themselves, अगर रूलर्स अपने लिए ही रूल करेगा, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए वो एक एग्जांपल देता है. मान लीजिए एक डॉक्टर है. इफ डॉक्टर इज ट्रीटिंग पेशेंट फॉर हिमसेल्फ, तो क्या वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट वहां से, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेंटर में रख रहा है? वहां पे कोई डॉक्टर पेशेंट को इसलिए ट्रीट नहीं कर रहा कि दैट ही इज गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस थिंग. पहले पेशेंट को बेनिफिट होना जरूरी है. अगर किसी हॉस्पिटल में 4 लोग चले गए और चारों की डेथ हो गई बिकॉज द पर्सन वाज ट्रीटिंग, वो सोचता था कि मैं कैसे इनको एक्सप्लॉइट कर लूं, आप उसे फीस लेते हो, दैट इज जस्टिफाई, बट योर प्राइमरी टास्क इज टू हील दैट पर्सन. सो व्हेन अ डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू ट्रीट द पेशेंट. वो पेशेंट को हील करना है, ना कि पैसे कमाना. वो हील करने के बाद, वो सर्विस देने के बाद, वॉट एवर रिम्यूनरेशन दैट पर्सन इज गेटिंग, दैट इज द काइंड ऑफ द पेबैक ही इज गेटिंग. इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? ये यहीं पे कहना चाह रहा है कि जो रूलिंग क्लास है, दे आर जस्ट have to serve the common interest, community interest, and whatever perks, whatever power they are enjoying, it is just for them. He is proposing this thing. इसने ये बात बोली. अब Thrasymachus, he was sophist, he says that कि इतने अनजान मत बनो, आप भी जानते हो that political class, they just want to exploit the common masses. This is the truth. This is the reality. Now he is telling the crude reality. Fine. He is just telling the crude reality. कि भाई जो करप्शन हो रहा है, you have to accept it. That this is the way of life. Accept it. जिसको आप बोल रहे हो रूलर है और उसको सेल्फ इंटरेस्ट को ताक में रख के कम्युनिटी इंटरेस्ट ध्यान में रखना है, ये आप जो कह रहे हो, ये तो वही हो गया ना कि घोड़ा घास से प्यार करने लग गया. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग हियर. लेकिन ये एक एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा है यहां पे सोफिस्ट. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस सोक्रेटिस इन द बिगिनिंग, when sophists are saying that whatever laws, whatever social norms, convention, whatever is prevailing there, it is man-made. There is nothing natural about these things. There is nothing called natural law, natural justice. No, it is we make them, and if they are not serving our purpose, we can change them. So common interest कुछ भी नहीं यहाँ पे. It is self-interest of the politician which matters a lot. This is what he is saying here. कि भाई एक जो गडरिया होता है, उसकी भेड़ होती है, there is a herdman and having so many ships, उनको ऐसे ही खिला पिला नहीं रहा है वो कि उनको हट्टा कट्टा करना है. उनको वो बेच भी देगा, उनको काट पीट के उनका मीट भी बेचेगा, उनको खा भी जाएगा. That is why he is rearing them. This is what he is saying.
अब उसने इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो बोली है, नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू सोफिस्ट, कि वो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से एक एथिकल इंफॉर्मेशन, एक फैक्चुअल जो चीजें जो वहां पे रियलिटी में घट रही थी, उससे एक नॉर्मेटिव और व्हाट वी से एथिकल ट्रूथ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एंड विच कैनॉट हैपन। जो इज है उसको ऑट से इक्विवेलेंट हम नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज व्हाट ऑट टू बी, एंड यू आर इक्वेटिंग दैट, विच कैनॉट हैपन। भाई ये तो एक स्टैंडर्ड है ना, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव, और आप ये बोल रहे हो कि ये तो होता ही है, दिस इज व्हाट वी सपोज टू डू, इसी को आप जस्टिस का नाम देना चाहते हो। समझ में आया बेटा क्या क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। अरे आ रहा है क्या समझ में बेटा? बोलो फिर बताओ, स्माइल कर रहे हो। ओके, ही इज सेइंग कि भाई जो सेल्फ इंटरेस्ट है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वॉट एवर यू आर प्रपोजिंग दैट कम्युनिटी इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सो इवन इफ यू आर कॉलिंग दैट इट इज इनजस्टिस, इफ वी आर फोकसिंग ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, अगर उसको आप बोल रहे हो ना कि इनजस्टिस है, तो भाई ये इनजस्टिस ही जस्टिस है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, दैट दिस इनजस्टिस इज बेटर देन योर जस्टिस। मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है जो चीजें हमको बेनिफिट दे रही हैं, प्लेजर दे रही हैं, पावर दे रही हैं, दैट इज गुड। बेटा ये सोफिस्ट है, इसको याद रखो, और ये सोक्रेटिस है, दो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, Socratic tradition and sophist. Fine. They focus on power and he is focusing on knowledge. He see the community interest, peace and harmony, and they are focusing on self-interest. Okay? They are focusing that everything is conventional, man-made, and he is saying that these are the natural things, natural in the sense there prevails the knowable ethical truths which can be discovered, और ये एटर्नल हैं, these are universal, applicable in all the times and spaces. This is what he is saying. ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे थॉमस ये कह रहा है कि भाई ये जो जस्टिस वस्टिस जो बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज हमको बेनिफिट दे रही है दैट इज सुपीरियर। इफ यू आर कॉलिंग इनजस्टिस, इफ इट इज सर्विंग मी, then it is superior than your justice, whatever you are proposing. मेरे लिए एक्सीलेंस क्या है? that I get happiness, और इनका आइडिया ऑफ हैप्पीनेस क्या है? प्लेजर. so whatever giving me the pleasure, that is excellent for me, and that is power, that is self interest. एक छोटी सी बात समझ लो, यहां पे he is trying to say that injustice is superior than जस्टिस। अगर मेरे पास पावर है तो आई कैन डू एनीथिंग। इसने एक बहुत बड़ी बात रख दी सोक्रेटिस के सामने कि भाई इस बात का जवाब दो मेरे को। फाइन, नाउ सोक्रेटिस हैज टू प्रूव दैट जस्टिस इज इंट्रिंसिकली better or superior than
injustice. अब इस डिबेट के अंदर जब थर्मस्कस के पास में कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं बची, तो वो ये बात कह के अपना पलड़ा भारी करने लग गया कि भूल जाओ जस्टिस के बारे में। अगर ये जस्टिस मेरा सेल्फ इंटरेस्ट अगर सर्व नहीं कर रहा है, अगर मेरे को प्लेजर जो मुझे चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो फिर इसका मेरे लिए क्या ही वैल्यू है। फिर तो जो इनजस्टिस करके, जो धोखाधड़ी करके, दोज हु आर गेटिंग पावर एंड दे आर एंजॉइंग दैट पावर, दैट इज फार सुपीरियर। इतना ही समझ लो। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? Yes. Okay, so he is sticking to his opinion. और इग्नोरेंट इंसान की पहली कमी क्या होती है कि वो अपनी इग्नोरेंस को, अपने ओपिनियन को नॉलेज बताता है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, दैट कि मुझे नहीं पता तुम्हारा जो तुम प्रपोज कर रहे हो वेदर इट इज सुपीरियर नॉट, लेकिन ये हमारे समझ से बाहर है। what is justice you are proposing, because it is not going to give me the pleasure। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग द रियलिटी, कि वो जिनके पास पावर है, जो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं रेथोरिक यूज करके, लोगों को बेवकूफ बना करके, दे आर एंजॉयिंग द वेल्थ। और जो सच की घंटी बजा रहे हैं, सोक्रेटिस जैसे लोग, दे आर बीइंग किल्ड बाय डेमोक्रेट्स। So he tells the harsh reality, but again, now Socrates has to prove that. And for that, Socrates says that कि भाई जस्टिस को हम इंडिविजुअल लेवल पे देखने से पहले, लेट्स सी जस्टिस एज स्टेट लेवल, so that you will understand it clearly. फाइन, यहाँ पे कोट भी है that state is individual writ large। ये क्वेश्चन आया भी है मेरे ख्याल से एक बार। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब जो स्टेट है वो एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडेड फॉर्म है। फाइन, if you see from the some kind of what we call magnified glass से हम देखेंगे, तो we find out कि भाई जो जो state है, we'll find out it is just the manifestation of an individual। एक इंडिविजुअल का एक विशाल रूप we see as a state। is that clear? मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। when we are going to study the human nature and when we are going to apply human nature in international relations or in realism theory, you are going to find out that every single thing starts from human nature। when first we understand the human nature, and it is the human nature which is going to get manifested at state level। अरे जो स्टेट होता है, वो स्टेट की कोई ऐसी कुछ बॉडी नहीं होती दैट दिस इज द स्टेट हु इज वॉकिंग, हु इज टॉकिंग। इट इज द ह्यूमन बीइंग। फाइन, इट इज द ह्यूमन बीइंग हु कंसिस्ट द स्टेट। जो पीएम है, सीएम है, प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस है, दे आर द यू नो द चीफ कंपोनेंट ऑफ द सीट ऑफ पावर विच रन्स द स्टेट। और अगर इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको इन मॉडर्न टर्म्स, कि स्टेट के 4 कंपोनेंट हैं, दैट देयर इज टेरिटरी, देयर इज पीपल, सॉवरेनिटी एंड देन गवर्नमेंट। एंड इन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड
legislature. Okay, so here this is the government, और गवर्नमेंट के में जो प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस है, या फिर एमपी एमएलएज हैं, दे आर द पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट. और हु इज रनिंग द स्टेट? इट इज द गवर्नमेंट विच इज रनिंग द स्टेट. तो एक स्टेट के नेचर को समझने के लिए हमको ह्यूमन नेचर समझना पड़ेगा कि दोज ह्यूमन हु आर रनिंग द स्टेट, दे आर द दे आर द पीपल. और वो कैसे हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर इगोइस्टिक है एंड ही इज वट एवर ही इज सेइंग, एंड अब अगर आप देखोगे कि यूएस मीडिया और यूएस के जो कॉमन मासेस हैं, दे आर डिफरिंग फ्रॉम हिज वे ऑफ गवर्निंग द एंटायर नेशन. दे ओपनली स्पीक अबाउट दैट. लेकिन हम जो डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन ले रहा है, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. तो एक इंडिविजुअल का नेचर कैसा है? इट इज गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड एट स्टेट लेवल. एक स्टेट अच्छा और बुरा इस पे डिसाइड करेगा कि उसके जो लीडर है, हाउ दे आर एक्टिंग. नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है, हाउ ही इज एक्टिंग, इट इज गोइंग टू डिसाइड द नेचर ऑफ नॉर्थ कोरिया. इज दैट क्लियर टू यू? ऐसा नॉर्थ कोरिया का कोई नेचर नहीं है अगर हम देखें तो. इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय जो उसका लीडर है वो कैसे बिहेव कर रहा है. स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. अगर हम जस्टिस को स्टेट के लेवल पर देख लेंगे तो इंडिविजुअल लेवल पे देखना वो आसान हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू बच्चों? ओके. अब यहां पे है ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो बात ऐसे है कि भाई एक स्टेट के अंदर तो हजारों इंडिविजुअल होंगे, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं. हम हर एक को तो पकड़ेंगे नहीं, भाई तुम्हारा क्या नेचर है, तुम्हारा क्या नेचर है, तुम्हारा क्या नेचर है, तो तुम्हारा क्या एटीट्यूड है. वी कैन नॉट आस्क एवरी सिंगल पर्सन. दोज पर्सन हु आर रनिंग द स्टेट एंड हाउ स्टेट इज बीइंग रन विल आइडेंटिफाई दिस कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिसीज से और एक्शन से जो नेबरिंग स्टेट हैं और या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हाउ इट इज गेट इम्पैक्टेड, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे. उसी से हम ह्यूमन नेचर का पता लगा लेंगे. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई स्टेट के लेवल पे जो जस्टिस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो जो इंडिविजुअल लेवल पे है, इट इज गोइंग टू गेट आइडेंटिफाइड. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. अब उसके ऊपर ये बोलता है कि भाई जहाँ स्टेट में पीस एंड हार्मोनी हो, and the basis of this peace and harmony is that every individual doing their respective duties or function भाई एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर लोग हैं, और स्टेट में हम बोल रहे हैं कि जस्टिस इज प्रिवेलिंग, द पीस एंड हार्मोनी इज देयर व्हेन every single individual is performing their duties and whatever function which have been assigned to them. If they are doing those things efficiently, if they are having whatever capacities and capabilities they are having, they are using it optimally in doing those functions and duties, then we can say that there is justice at the state level. And if we see that there is justice at the state level, तो ये मान लेना कि जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज एंड फंक्शंस प्रॉपरली कर रहे हैं. इतनी लंबी उबासी आ रही है बेटा, आई फीलिंग बोर्ड और व्हाट? हाँ, नींद आ रही है? पानी पी लो. So is it clear that if we see peace and harmony, if we see justice at the state level, it means that everyone is doing their respective functions and their duties properly.
अब यहाँ से बहुत अच्छा डिस्कशन, और जब हमको प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखना है तो हमको इसी के ऊपर लिखना है. फाइन. एंड देन ही सेज दैट देयर आर थ्री क्लासेस. There are three classes. First is producers class, और इनको आर्टिशन भी बोलते हैं. आर्टिशन, फार्मर्स, बिजनेसमैन. Second is auxiliary class, that is soldier class. Then ruling class. Okay, there are three classes and they are having their respective virtues. That is temperance for producing class, courage for soldier class, and wisdom for ruling class. अब यहाँ पे प्लेटो इज सेइंग दैट, प्लेटो बोल रहा है यहाँ पे सोक्रेटिस का करेक्टर को यूज कर रहा है. फाइन. कहे प्लेटो ही रहा है यहाँ पे. अब समझना है आपको कि दिस इज द थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रपोज्ड बाय प्लेटो. ये प्लेटो की जो बुक है उसके अंदर ये पूरा डायलॉग चल रहा है एंड ही इज यूजिंग द करेक्टर ऑफ सोक्रेटिस. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट इट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय प्लेटो, so he is using Socrates in that dialogue. ये थ्योरी प्लेटो की ही है. So he is saying that these are the three classes and they are having their respective virtues, and if they are acting as per these virtues, and whatever, like, these people, they are assigned that they are just going to produce. ये भाई बिजनेस करेंगे, खेती करेंगे, they will make, they will become carpenter, they will make weapons, they will produce because they are having this virtue, temperance. अब temperance क्या? What is temperance? Temperance is like, an appetite to earn more. Fine. अब यहाँ पे एक चीज हो रहा, आप देखना, दैट इज थ्योरी ऑफ सोल्स. यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. उसने कहा कि यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव क्लासेस हैं दे आर हैविंग सर्टेन डोमिनेंट फीचर इन देयर सोल्स. उसकी एक थ्योरी ऑफ सोल्स भी है एंड दे आर हैविंग सर्टेन डोमिनेंट फीचर्स इन देयर सोल. सो प्रोड्यूसर क्लास, दे आर हैविंग एपेटाइट as the dominant feature, and soldier class, they are having spirit as a dominant feature, and ruling class, they are having reason as dominant feature in their soul. Actually temperance is linked to the appetite, but temperance must be included in every these categories. टेम्परेंस सब में होना चाहिए. दिस इज वेरी इसेंशियल. मैं जब थ्योरी ऑफ एजुकेशन आपको बताऊंगा, सो इन थ्योरी ऑफ एजुकेशन व्हेन दे आर गोइंग थ्रू एवरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, उसमें सबसे पहली चीज टेम्परेंस उनको सीखनी है. सो टेम्परेंस तो हर एक किसी में मिलेगी, वो रूलिंग क्लास में भी होगी, सोल्जर्स में भी होगी. इट इज टेम्परेंस इज अ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग योर एपेटाइट. फाइन. जस्ट कंट्रोलिंग योर एपेटाइट. और यहाँ पे एपेटाइट, इनकी जो एपेटाइट है जो कि डोमिनेंट इनकी क्वालिटी है, दिस मीन्स दैट दे आर हैविंग एपेटाइट टू हैव मोर एंड मोर प्रॉफिट. लेकिन टेम्परेंस इनकी क्वालिटी है जो सभी में है, लेकिन इनमें इनकी प्रोमिनेंट वर्च्यू वो टेम्परेंस है. आ रहा समझ में? कंफ्यूजिंग हो गया?
Okay. Now they are having different virtues, temperance, courage and wisdom, and he is saying that कि सारे फसाद की जड़ यही है, when these people they are not adhering to their respective virtues. स्टेट में, किसी राज्य में डिसहार्मोनी है, लोगों के बीच में फूट है, दे आर डिवाइडेड, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग देयर रिस्पेक्टिव वर्क एज पर देयर वर्च्यूज. तो जो आपकी कैपेसिटीज हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी डोमिनेंट फीचर हैं आपकी सोल में, इफ यू आर नॉट एडहेरिंग टू दोज थिंग्स, यू आर गोइंग टू क्रिएट डिसहार्मोनी इन द सोसाइटी. दिस इज हिज चीफ कंसर्न. और मेरे ख्याल से ये बात अगर हम डीपली देखें तो ये सही भी है. दैट इज वाई वी आर हैविंग CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, टू फाइंड आउट द एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, कि भाई ये सिविल सर्वेंट बनने के लायक है नहीं है. उसका पर्सनलिटी टेस्ट भी होता है टू फाइंड आउट. बट इसके अपने फ्लॉ हैं, क्योंकि फिर भी देखते हैं हम कि लाइक दोज हु बिकम सिविल सर्वेंट, दे टर्न आउट टू बी वेरी 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 करप्ट इन लेटर पीरियड ऑफ देयर लाइफ. सो ही नाउ दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि भाई जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उनमें टेम्परेंस होनी चाहिए, जो सोल्जर क्लास है उसमें करेज होना चाहिए, जो रूलिंग क्लास में है उसमें विजडम होना चाहिए. एंड दीज आर द prominent qualities in their soul, and if they are working as per these prominent qualities, they are going to establish harmony and peace in the state. तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना जब क्वेश्चन आ जाएगा, प्लेटो थ्योरी ऑफ justice, then you make this diagram and explain it properly. Okay, so it was Plato theory of justice. अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी कल. थ्योरी ऑफ जस्टिस, theory of education, philosopher king, theory of communism, ओके. सिंपली देखो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में उसने क्या बताया. व्हाट इज द एसेंस ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म? दैट देयर इज समथिंग हाईएस्ट नॉलेज and you achieve that knowledge through years of training your mind, developing your rational capacities, and then at one point of time you realize, okay, this is the eternal truth. You go through that process. अब यहां पे नॉलेज, आपको सुप्रीम नॉलेज, you have to gain that supreme knowledge. Why you have to gain the supreme knowledge? Because it is going to make sure that those who are going to rule, they must have that knowledge. अगर रूलिंग क्लास के पास विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, so they are not going to rule properly. And it was his main concern, if you remember, that he was trying to teach people to learn philosophy, to have the real knowledge, so that they can govern properly. इसलिए तो वो कह रहा है या तो फिलोसफर्स को किंग बनाओ या फिर किंग्स को फिलोसफी सिखाओ. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. ओके, एंड नाउ इन थ्योरी ऑफ जस्टिस उसने क्लियरली बोला 3 क्लासेस हैं, और जो रूलिंग क्लास होगी दे मस्ट हैव विजडम. And how they are going to get that wisdom, that knowledge? It is through this process of education. We are going to find out now. Now discuss this theory of education. Theory of education एक ऐसा प्रोसेस है
इसमें ये बताएगा कि कैसे वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई आप लोग हो, आप तो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसिंग क्लास में जाओगे, आप लोग हो भाई, आपको सोल्जर्स बनना है, एंड यू पीपल यू गो थ्रू दिस जर्नी एंड you become ruling class, philosopher, king. This is what he's trying to tell with the help of his theory of education. Okay, now understand one thing. When he is proposing theory of education, he is finding some flaws which are already in Athens education system. Athens education system के जो फ्लॉ थे उसने आइडेंटिफाई किया, और जो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है वो तब उस टाइम पे देख पा रहा था उस चीज़ को। वो फ्लो क्या थे कि जो पूरी एजुकेशन थी इट वाज बीइंग हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ट्यूटर। अच्छी पढ़ाई करनी है तो सॉफिस्ट के पास जाना पड़ेगा, महंगी कोचिंग। दिस इज द रियलिटी। इफ यू वांट टू गेट गुड and quality education, you go to those schools, those private schools which charge hefty fees from you. We know that. आप एडमिट करो या ना करो, हाँ देर आर गुड गवर्नमेंट स्कूल एज वेल, बट वेरी फ्यू. वी कैनॉट कैटर द नीड्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, द गवर्नमेंट सेक्टर. एंड दिस इज व्हाट ही इज सेइंग प्लेटो, कि भाई एथेंस का सबसे बड़ा इशू यही है कि एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है ही नहीं. इट इज कंसंट्रेटेड टू द few people who are having means to achieve that kind of education. और वो हायर करते हैं प्राइवेट ट्यूटर्स को लाइक सोफिस्ट, एंड दे आर गोइंग टू टीच. और वो सोफिस्ट जिसको पढ़ा रहे हैं उसको उसके पास ये सोफिस्ट के पास नॉलेज नहीं है, ओपिनियन है. एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू टीच पीपल कि भाई ये सीखो कैसे अच्छे से बोलना है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है. ये सोफिस्ट्री जिसको बोलते हैं, ऑर्टरी जिसको बोलते हैं, रेथोरिक जिसको बोलते हैं, ये सीख लो. फॉरगेट अबाउट नॉलेज. एंड नाउ द पर्सन हु इज नॉट हैविंग दैट वर्च्यू ऑफ विजडम, उसके पास वर्च्यू ऑफ विजडम है ही नहीं, एंड दैट पर्सन इज बीइंग मेड रूलर. तो डिसहार्मोनी तो होगी ही ना. दिस इज व्हाट प्लेटो इज सेइंग कि भाई रूलिंग क्लास के पास विजडम नहीं है. विजडम कहाँ से आए? उनको पढ़ने का, अपनी फैकल्टीज को डेवलप करने का मौका ही नहीं मिल रहा है. यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, यू हैव टू लर्न. ऐसे नहीं मिलेगी नॉलेज. एलेगरी ऑफ केव देखा होगा आपने. उस केव से वो जब निकल के आ रहा है, when he is seeing the fire, that fire is creating some kind of itchiness in his eyes. He cannot face that fire. नॉलेज बहुत ही गट्स चाहिए नॉलेज को गेन करने के लिए. सो व्हेन यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, आपने उस पहले स्टेज को पार किया, देन यू कम आउट ऑफ दैट केव, देन यू सी द रियल वर्ल्ड. अब यहां पे तो आपको ट्यूशन देने वाले हैं सोफिस्ट, आपको सिखाएंगे फॉरगेट अबाउट नॉलेज. ये ऐसे हैं, लोगों को ऐसे उल्लू बनाना है, और ये करके जाओ, कुंजी रट के जाओ और लिख के आ जाना, एंड देन यूल गेट क्वालिफाई. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो एजुकेशन सिस्टम का फ्लो क्या था एथेंस के अंदर? इट वाज not available for everyone. It was concentrated in the those people who were having money, rich people. They can pay to these private tutors. So it was a biggest flaw. दूसरा फ्लो जो था वो था lack of civic training.
intellectual or moral reasoning, these were being focused. इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एथेंस वॉज वेल रिनाउड, क्योंकि वहां पे डिबेट एंड डेलिब्रेशंस को एक्टिवली प्रमोट किया जाता था. फाइन, तभी तो रेथोरिक को इतना इंपॉर्टेंस दी गई वहां पे. सो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट वहां पे था, नो डाउट अबाउट दिस थिंग, एंड दिस इज व्हाट दे एंजॉयड. बट पेलोपोनेशियन वॉर में जो उनकी हार हुई, द मेन रीजन behind it was the lack of military discipline. जहां पे military discipline नहीं होगा, those states are being defeated. Spartans, they were known for their civic trainings. So जो फ्लॉ थे एथेंस की एजुकेशन सिस्टम में, प्लेटो आइडेंटिफाई दीज एंड ही इज ट्राइंग टू रिमूव दीज. उसने उनको रिमूव किया. एंड व्हेन ही इज प्रपोजिंग रिफॉर्म्स, ही सेज दैट कि भाई अब की बार जो एजुकेशन सिस्टम होगा ना, आरटीआई लेके आएंगे हम, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ाएंगे 100%. ओके, एजुकेशन फॉर ऑल, सबको एजुकेशन दी जाएगी, स्टेट स्पॉन्सर्ड. अब जब थोड़ा सा डीप में जाएंगे ना इसके अंदर, थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम है ना, ही इज गोइंग टू फोकस जस्ट फॉर गार्जियन क्लास. गार्जियन क्लास के अंदर आते हैं रूलिंग क्लास एज वेल एज सोल्जर्स. ये छोटी सी बात समझ लेना, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, इसके अंदर ही जस्ट फोकसिंग ऑन दीज टू क्लासेस, कि भाई इनको स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मिलेगी. जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उसका कहीं जिक्र नहीं है कि उनके बच्चों को भी स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मिलेगी. फाइन, ये ऐसे डिटेल में से आप लिख सकते हो आंसर में, इस थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर आए कि इट वाज नॉट इंक्लूसिव फॉर ऑल द क्लासेस, 100% फॉर दीज पीपल, गार्जियंस. प्रोड्यूसिंग क्लास वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन. स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन इनके लिए इसलिए ज़रूरी थी, इसको थोड़ा सा ब्रॉडली समझ लो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि भाई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए पैसे का, पैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मनी, कि जिसके पास पैसा है वही एजुकेशन ले पाए. प्रोड्यूसिंग क्लास के पास तो पैसा है, बिकॉज दे आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि भाई तुम पैसा कमा सकते हो. यहाँ से हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को लिंक करेंगे. थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में ये बोलता है कि भी जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, दे कैन हैव द वेल्थ, दे कैन हैव प्रॉपर्टी, दे कैन हैव फैमिली. तो प्रॉपर्टी और फैमिली का राइट किसको दिया गया? सिर्फ प्रोड्यूसिंग क्लास को. बट गार्जियन क्लास दे कैनॉट हैव प्रॉपर्टी एंड फैमिली. शादी भी नहीं करनी है, यू आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड. उसका भी हम समझेंगे इसके अंदर थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में. यू आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड. अलग ही सिस्टम बना दिया उसने, अलग ही लेवल पे चला गया बंदा. बच्चे पैदा कर सकते हो बट नो, डोंट गेट मैरिड. वो बंदा उस टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि थोड़े दिन के लिए रहो, यू हैव फिजिकल रिलेशनशिप, देन यू प्रोड्यूस बेबीज, और जैसे ही बच्चा पैदा होगा स्टेट विल टेक दैट, एंड नाउ यू डोंट इवन नो कि मेरा बच्चा कौन है कौन नहीं है.
एक नॉवल है द गिवर, ये पढ़ना आप। आई रेड दिस नॉवल एंड देन आई फिगर्ड आउट कि जो प्लेटो बोल रहा है, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, द इंटायर नॉवल इज बेस्ड ऑन दैट ओनली, द इंटायर नॉवल। And when we'll discuss this theory of communism, you'll understand this. अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन में आपने क्या समझा कि सिर्फ एजुकेशन गार्जियन क्लास को ही मिलेगी ऑन स्टेट एक्सपेंडिचर, स्टेट विल टेक केयर ऑफ गार्जियन। अब वही बात है, अब गार्जियन क्लास को तो पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे कौन है। फैमिली एक्सक्लूड ही कर दिया गया, सारे बच्चे होंगे, वो सारे आपके बच्चे हैं और आप उन सभी बच्चों के माता पिता हो। दिस इज यू आर गोइंग टू फाइंड लाइक स्ट्रेंज थिंग्स। एंड ये फिर एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करता है प्लेटो को कि आप गुरुजी आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, विदाउट फैमिली, विदाउट प्रॉपर्टी, हाउ you are envisaging, what kind of society you are envisaging? So he is excluding property and family for guardian class, that they cannot have property, they cannot have family, because when they are having this, you know, this tendency to acquire property, family अगर आपके पास होगी, फिर फैमिली में आपकी बीवी होगी, वो बोलेगी अब मेरे को ये चाहिए, मेरे को सोने का हार चाहिए, अब मेरे को कार ला के दो, अब मेरे को मर्सिडीज चाहिए। देयर विल बी सो मेनी डिमांड्स फ्रॉम योर फैमिली। फिर आपका बच्चा बोलेगा कि डैडी अब आप तो रिटायर होने वाले हो, अब मेरे को चाहिए ये गद्दी। दीज वर द प्रैक्टिकल थिंग्स। ही थॉट दैट कि भाई इसका मैं सोल्यूशन कैसे करूंगा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने लोगों को पढ़ा दिया, 50 साल तक मैंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, आप देखोगे इसमें 3 लेवल हैं, एक 6 to 20 years, एक 21 to 30, एंड देन 30 to 31 to 35, और उसके बाद में 35 to 50। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मेटीरियल वर्ल्ड में, यानी कि जो रियल वर्ल्ड में यू गेट इन्वॉल्व, यहाँ तक आप सिर्फ आपको एजुकेशन का पार्ट रहना है। देन यू फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज यू कम टू द रियल पॉलिटिक्स में आप चले जाओगे। अब 50 साल के बाद अगर आप फिलोसफर बन भी गए और फिर आपने शादी करके फैमिली बना भी ली, तो आप तो फिलोसफर हो, यू आर फिलोसफर, यू आर हैविंग नॉलेज। लेकिन जो बीवी हैं, बच्चे हैं, उस पुत्र मोह को, उसको फैमिली के लव को यू कैन नॉट एक्सक्लूड, एंड देन दे कैन करप्ट योर, यू नो, दे कैन मेक यू टू टेक सम रॉन्ग डिसीजन। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। इसीलिए वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म लेके आया। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? Yes, sir. Okay, so the education is state sponsored, and civic training is going to be very crucial component in this frame of education. अब यहाँ पे ये 3 stages हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें 6 years से लेकर 20 years तक यू आर गोइंग टू हैव एलिमेंट्री एजुकेशन। बेसिक चीज़ें सीखोगे आप, बेसिक सब्जेक्ट्स आपको सिखाए जाएंगे, और प्रोमिनेंटली यू लर्न म्यूजिक, ढोल बजाओ, गिटार बजाओ, लर्न म्यूजिक, डांस करो, एंड यू विल आल्सो हैव जिम्नास्टिक। सो इट इज जस्ट टू, these were the 2 prominent things which is being going to taught you during these years. अब यहाँ पे ये चीज़ें किस लिए इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट,
so you develop your body and mind. Fine. These will provide you a fine sense of some critical things कि भाई कैसे मुझे म्यूजिक, इसको म्यूजिक की समझ आ गई. सो यू आर डेवलपिंग दैट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन. अब ये तो आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टीच यू. अब कितना कोई सीख रहा है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट जब टेस्ट होगा. ये तो एक प्रोसेस है. फाइन. दिस थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज ए प्रोसेस. किस चीज का प्रोसेस? सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई अंडरलाइंग वर्च्यूज, कि किसके पास सिर्फ टेम्परेंस है, उसके बाद किसके पास टेम्परेंस प्लस करेज है, और दोज एट लास्ट हैविंग टेम्परेंस प्लस करेज एंड प्लस विजडम. ओके. द गिवर जो नॉवल है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये जो बच्चे हैं, इट्स लाइक इट्स कह सकते हैं हम, इट्स लाइक चिल्ड्रन नॉवल. सो बच्चों के अलग अलग एप्टीट्यूड हैं. लाइक एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं वो, एंड देर इज सम काइंड ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म. एक क्लोज्ड सिटी के अंदर वो हैं. फाइन. दे आर नॉट हैविंग कॉन्टेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड उस वहां पे. और सबको एक टाइम आता है, उसमें अनाउंस किया जाएगा कि भाई किसको क्या काम दिया जाएगा इन यू नो once you finish your education, what you are going to be, and after that particular year आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा. So उसके अंदर जो एक लड़का होता है, he is being assigned to become the king, कि you are going to become king, and you are being excluded from every single person. हर किसी से आपको अलग कर दिया गया. Now you are going to get special teaching by one person, and who himself is a philosopher king. वो आपको सारी सच्चाई बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या सच चल रहा है यहाँ पे. And then you will become the real knowledgeable. अब तक क्या था उस प्रोसेस के अंदर, जो भी कुछ आप सीख रहे थे क्लास के अंदर, जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया था, इट वॉज जस्ट डिसाइडेड बाय द स्टेट कि आप क्या पढ़ोगे. आर यू गेटिंग दिस थिंग? योर करिकुलम हैज बीन डिसाइडेड बाय स्टेट. स्टेट ने डिसाइड किया आपका करिकुलम कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है. यहाँ पे भी जो प्लेटो है, प्लेटो आपको बता रहा है कि ये म्यूजिक पढ़ना है, और इवन द पोएट्री, उसमें कुछ एक जो पोएट्स थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया कि ये पोएट्स आपको नहीं पढ़ने. दे आर गोइंग टू करप्ट द यंग माइंड्स. सो वी आर नॉट अलाउइंग स्टूडेंट्स टू रीड दीज पोएट्स. एक बात समझना है यहाँ पे आप, एजुकेशन बहुत पावरफुल वेपन है. इट इज मोस्ट पावरफुल वेपन, एंड दैट इज वाई पॉलिटिकल क्लास, दे when they come to the power with any ideology they come, they first try to change the curriculum. They try to make certain amendments so that whatever ideology they are having, they want the new generations which are coming up to get aligned with their ideology. So सबसे पहले वो करिकुलम को चेंज करते हैं. एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है कि कैसे एनसीईआरटी के सिलेबस चेंज हो जाते हैं, कैसे कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, कैसे किसी नए करेक्टर्स को लेके आया जाता है, कैसे जो पहले बहुत महान थे उनको एकदम से रिविलेन बना दिया जाता है. दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड नाउ यू बीइंग द क्रिटिकल लर्नर, आपको नहीं पता कि सच कौन सा है, वेदर इट इज राइट और दैट इज रॉन्ग, यू डोंट नो. सो इट इज through the education you can make a person devil, or you can make a person angel. So education बहुत powerful. ये प्लेटो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं. Through education we can find out, we can mold the people. This is what he's trying to say. ये education का जो process है, you are going to mold the soul
और आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग वर्च्यूज। पेंटिंग बन गया तो ना। ओके, सो यू आर जस्ट फाइंड कि भाई किस सोल में कौन सी डोमिनेंट फैकल्टीज हैं, whether it is appetite, whether it is spirit, or whether it is the reason and underlying or related virtues. This is the entire process of education. ओके, सो इस प्रोसेस में आइडेंटिफाई करते हो कि भाई किन के पास सिर्फ टेम्परेंस है, किन के पास टेम्परेंस एंड करेज है, और किसी के पास ये तीनों ही चीजें हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो 6 to 20 तक एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको प्रिपेयर किया जाएगा। 18 से 20 साल का जो टाइमिंग होगी उसमें आपकी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। फाइन, दिस इज टू इंक्लूड civic training or sense of patriotism that we can sacrifice our life for the state। 18 से 20 साल, जैसे एनसीसी नहीं होती है उस टाइप में, यू आर बीइंग ट्रेन्ड कि आप सीखो कैसे हम देश के लिए वी कैन सेक्रीफाइस आवर सेल्फ। फाइन, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू bring the element of civic training through the military training from 18 to 20 years old। अब यहां पे आने के बाद टेस्ट होगा, अब पता चल जाएगा कौन बनिया बनेगा और कौन बनेगा बहादुर सिपाही। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे सिविक ट्रेनिंग हो रही है, देख लिया कि कुछ लोग हैं भाग ही नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग हैं इतना उनको कुछ भी बोल लो, कितने उनकी बेइज्जती कर लो, उनका खून ही नहीं खोलता है, तो पता चल जाएगा कि भाई इनमें करेज है ही नहीं। कोई सांप से देख के डर के छुप गया, मतलब दे आर गोइंग टू फाइंड आउट थ्रू द एंटायर ट्रेनिंग। एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग क्लियरली गिवन इन दैट नॉलेज कि दैट नॉवेल कि सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं एवरीवेयर एंड दे आर ऑब्जर्विंग योर एवरी सिंगल एक्टिविटी कि आप क्या कर रहे हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर योर एक्टिविटीज दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि आप किस चीज के लिए बने हो। एक लड़की है, बहुत सुंदर है, वो अपना ख्याल रखती है, फेस वॉश से अपना चेहरा धोती है, सुंदर सुंदर से फूल लगाती है, एंड दे आइडेंटिफाइड कि इस लड़की को तो सिर्फ बच्चे ही पैदा करने हैं। इट इज गिवन इन दैट नॉवल दे आइडेंटिफाइड इट एंड शी इज वेरी हैप्पी दैट शी इज बीइंग असाइन्ड दिस काइंड ऑफ टास्क कि इसको 2 साल तक सिर्फ खिलाया पिलाया जाएगा, ठीक है, मोटी ताजी किया जाएगा, सो दैट शी कैन प्रोड्यूस किड्स। So this is how they are compartmentalizing the people. This is how they are training them. This is how they are finding out कि कौन किसकी क्या कैपेसिटी है, किसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, कौन किस फंक्शंस को अच्छी तरह से कर सकता है। This is some kind of identifying the functional specialization that these people they are having these kind of qualities dominant in their soul and they are having respective virtues and they should do their functions accordingly। इसीलिए पीस एंड जस्टिस और हारमोनी इस्टेब्लिश हो जाएगी। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। टेस्ट हुआ, जो फेल हो गए और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जाओ भाई अपनी दुकान खोलो, बनियागिरी करो, कुछ भी करो, आपका काम यहीं तक था, आप चले गए। नाउ नेक्स्ट स्टेज कम्स 20 to 30। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, लॉजिक पढ़ाया जाएगा, एस्ट्रोनॉमी and all these things which is going to increase your rational capabilities and dialectics as well। उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा 30 के ऊपर, और जब यहाँ पे अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो 31st 35 यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज। वहाँ पे और एडवांस लेवल की आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, एंड दोज हु कुडंट क्वालिफाई दे विल बिकम सोल्जर्स। This is how
it goes. This is how they are identifying that who is having all these qualities after the age of 35 to 50. उनको रियल वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा कि आप जाओ, अब आप देखो समाज में कौन कौन से इश्यूज हैं, what are the key issues in the society, you identify, you apply your knowledge, you gain from whatever is happening, you have those insights and find out the real cause behind that. अब सीखो आप, and then you find out the real knowledge. You have to identify yourself, and then after that ये क्लियरली नहीं दिया गया कि उसके बाद कोई टेस्ट होगा नहीं होगा एज पर हिज फ्रेमवर्क, क्योंकि इतना सब कुछ क्या मेरे ख्याल से इतना ही कुछ बता दिया वही बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे. अब एक बात यहाँ पे याद रखना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ही इज़ नॉट लिमिटिंग कि भाई इन टेस्ट के अंदर एवरीवन कैन पार्टिसिपेट. यहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग क्लास के बच्चे हैं दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट. ऐसा नहीं कि दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड. सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन में वो नहीं है, ऐसा उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया. ही इज नॉट क्लियरली मेंशनिंग इट, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दिस प्रोसेस. इसको उसकी थ्योरी ऑफ सोल से और एक व्हाट वी से नोबल लाई और मिथ ऑफ मेटल्स, ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसे समझ लीजिए आप. इससे कभी क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, बट आई रेड इट समवेयर इन सम बुक एंड इट इज़ बीइंग लिंक्ड विद हिज दिस थ्योरी ऑफ व्हाट वी कॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर जो उसके वर्च्यूज हैं, रिस्पेक्टिव सोल्स हैं. उस सोल में जो डिफरेंट फैकल्टीज दी गई ना, दैट दीज आर डोमिनेंट फैकल्टीज लाइक एपेटाइट एंड देन स्पिरिट एंड देन रीजन, दीज वर द रिस्पेक्टिव थिंग. ये डोमिनेंट फीचर हैं उन सोल्स की. ओके अब ये मिथ और नोबल लाई क्या है ये समझ लो आप. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई इतने लोगों को हमने एजुकेशन प्रोसेस के अंदर डाल दिया एंड वी आर, भाई एग्ज़ाम लिया हमने कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, दैट ओके नाउ यू पीपल आर नॉट हैविंग दोज prominent feature, those dominant features, and now you cannot participate in the next stage. एक बात समझना यहाँ पे कि जब आप लोगों को किसी पर्टिकुलर कंपटीशन से बाहर कर देते हैं ना, वो भी विदाउट क्लियर जस्टिफिकेशंस, तब आप लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर देते हैं. दैट वाई आई एम बीइंग एक्सक्लूडेड, आई कैन बिकम अ सोल्जर टू. लेकिन कोई छोटी सी चीज़ कहीं पे मैं नहीं कर पाया, अगर मान लो मैं किसी से डर गया और मेरे को बाहर निकाल दिया, तो इट इज़ अनजस्टिफाइड. सो यू हैव टू टेल दीज पीपल कि यू आर बीइंग एक्सक्लूडेड, देयर आर सर्टेन कॉन्क्रीट रीजन बिहाइंड दिस. सबको वो चीज़ समझनी होगी. And if you are not going to convince those people with certain things, तो भाई वो रिवोल्ट कर देंगे. ये सारे लोग जो उस प्रोसेस से बाहर निकल गए, जिनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. एक बात समझना बेटा, ये प्लेटो का एक सपना था. इट वॉज ए ड्रीम, इट वॉज यूथोपिया. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. फाइन. सो ही इज थिंकिंग कि भाई ऐसा चैलेंज आ सकता है, ऐसा चैलेंज आ सकता है. सो ही आल्सो इन्वेस्टेज दैट कि यार क्या पता कहीं लोग माने ही ना उस चीज़ को. दे कैन रिवोल्ट आल्सो कि यार मेरे को बाहर कैसे कर दिया.
मुझे तो बनना है रूल, मेरी तो एपेटाइट, यू नो, आई डू नॉट हैव, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रेन माई सेल्फ, मुझे तो रूलिंग क्लास बनना है, मेरे पास करेज भी है। कोई पहलवान है, इसको आपने बाहर निकाल दिया कि नहीं आप राजा नहीं बन सकते, पहलवान कैसे रुकेगा? अरे जो हट्टे कट्टे लोग हैं, जो ताकतवर हैं, अपने 1000 लोगों को बाहर निकाल दिया, दैट यू कैनॉट बी रूलर, तो वो रिवोल्ट तो कर देंगे ना। दिस इज द सिंपल थिंग। देन ही इज ब्रिंगिंग नोबल लाइफ फॉर दैट एंड द मिथ ऑफ मेटल्स। नाउ ही इज सेइंग दैट कि भाई भगवान ने ही ऐसा बना के भेजा है आप लोगों को कि जो लोग, जिन लोगों ने जब सब पैदा हुए, ओके, जब सब लोग पैदा हुए तो भगवान ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी मेटल मिला दी आपकी सोल में। ठीक है, झूठ बोल रहा है यहाँ पे प्लेटो, यहाँ पे झूठ बोल रहा है कि जब आप पैदा हुए थे ना, तो भगवान ने क्या किया, भाई चलो इन लोगों के थोड़ा सा मैं गोल्ड लगा देता हूँ इनकी सोल में, कुछ लोगों के सिल्वर लगा दिया, कुछ में ब्रॉन्ज लगा दिया उनकी सोल में, ऐसे सुनार की तरह कोटिंग कर दी, दैट योर सोल इज गोल्डन सोल, थोड़ा सा गोल्ड लगा दिया, फाइन। सो जो उनकी प्रोमिनेंट फैकल्टीज हैं, क्वालिटीज हैं, दैट इज गॉडली गिफ्टेड। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट ऐसा नहीं कि मैंने ही क्रिएट कर दिया है, ये भाई भगवान ने किया है सब कुछ, ये इट इज गॉड गिवन। और सिर्फ इस लाई को सिर्फ एक ही इंसान जानेगा, दैट इज फिलोसफर किंग, उसी को पता है ये नोबल लाई। इन दैट नोवेल द गिवर, the philosopher king is telling the truth to that fellow who was being chosen the next king, कि ये जो चीजें इन लोगों को बताई जा रही ना, they are just being made fool, they should not have this kind of knowledge, I am just telling you this thing। तो ये नोबल लाई सिर्फ फिलोसफर किंग को ही बताएगा, फाइन। सो दैट दोज पीपल हु आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट प्रोसेस, और जो काबिल ही नहीं है फिलोसफर बनने के, दे मस्ट नॉट रिवोल्ट, वो कायोस क्रिएट ना करें, वो चुपचाप अपना काम करें, द थिंग विच आर बीइंग असाइंड टू देम दे शुड डू दैट। इज दैट क्लियर? सो जो गोल्डन सोल वाले हैं, दे आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ रूलिंग क्लास, जो सिल्वर वाले हैं दे आर गोइंग टू बी सोल्जर्स, एंड दोज हु आर हैविंग ब्रॉन्ज दे आर गोइंग टू पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लास। दिस इज द नोबल लाई। भाई ये झूठ है, लेकिन इसलिए बोली गई है कि इसके पीछे एक नोवेलिटी है, दैट वी वांट टू क्रिएट पीसफुल एंड हार्मोनी सोसाइटी। इज दैट क्लियर? Yes, yes, that is the paradox in Plato, that he has to take shield of lie। अरे जो इंसान नॉलेज की बात कर रहा है, उसको अल्टीमेटली ही इज क्रिएटिंग ए मिथ, क्रिएटिंग ए नोबल लाई, सो दैट ही हैज टू जस्टिफाई टू द पीपल। सोक्रेटिस जिस इंसान ने सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ टू प्रूव द, यू नो, द सुपीरियरिटी ऑफ फिलॉसफी और नॉलेज, उसका चेला, उसका शिष्य यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि आई हैव टू क्रिएट दिस नोबल लाई सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग मूर्ख हैं, इग्नोरेंट हैं, रहेंगे और हमेशा ही रहते आए, चाहे वो कोई सी भी सोसाइटी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी यूएस में हो, चाहे वो नेपाल में हो, मेजोरिटी पीपल दे विल बी फूल ऑलवेज। और यही जो थ्योरी ऑफ एलिट्स है, यही बोलती है कि देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन पीपल, कुछ लोग हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटीज है टू रूल, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड दे मस्ट बी गिवन मोर प्रायोरिटी इन द रूलिंग अफेयर्स। यही जेम्स मिल बोलता है when he is talking about, you know, when they are calling him a reluctant democrat. We'll discuss this. So this you identified it very clearly कि ये एक लाई का सहारा ले रहा है, he is creating a myth so that people get convinced. So it is a major flaw. Fine. So the theory of education में आपने देखा that
we are just putting our efforts to find out certain dominant qualities in soul, that is, that whether they are having appetite, whether they are having spirit, or whether they are having the reason. And once we identify those prominent faculties, when we are training them, they are being assigned those respective roles in the society. वो लोग वही काम करेंगे. And then it is going to be पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी. कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, सब अपना काम आराम से करेंगे. एंड द मोमेंट एनीवन इज ट्राइंग टू व्हाट वी से वायलेट दीज प्रिंसिपल, फिर से वापिस से कायोस हो जाएगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन हिज थ्योरी व्हेन ही इज एक्सप्लोरिंग द डिक्लाइन ऑफ स्टेट. जैसे ही मान लीजिए फिलोसफर किंग यहाँ पे आ भी गया, ये इस्टेब्लिश हो भी गया, अगेन ही इज सेइंग दैट देर इज गोइंग टू बी सर्टेन थिंग्स. जब वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो फॉल्ट होगा एजुकेशन सिस्टम में, उस फॉल्ट के कारण कुछ लोग जो जिनके पास विजडम नहीं है, दे विल कम इन टू द रूलिंग क्लास. कैसे भी उस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को फॉर एग्जाम्पल चीटिंग करके या फिर कैसे भी माल प्रैक्टिसेस उन्होंने अडोप्ट किया, एंड दे विल गेट इनटू द रूलिंग क्लास. उसके बाद फिर डिक्लाइन की साइकिल स्टार्ट होगी स्टेट के अंदर. सो वी विल डिस्कस दैट एज वेल. आज हमने पढ़ा दैट हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड. ये समझ में आया आप लोगों को? Any confusion? ओके. अब हम क्या करेंगे, जैसे ही प्लेटो नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू कंप्लीट प्लेटो. जैसे ही प्लेटो खत्म होगा, वी विल हैव वन टेस्ट, सिर्फ प्लेटो के क्वेश्चंस विल डिस्कस. एक क्लास, एक छोटा सा सेशन हम रख लेंगे जिसमें जो थीम है प्लेटो के सारे क्वेश्चंस की, विल डिस्कस दैट ऑल द थीम्स कि कैसे डिफरेंट डायमेंशंस हैं. आई विल टेल, फॉर एग्जांपल कोई कोट आ गई तो आई विल डिस्कस दैट कि कैसे कौन से डायमेंशन इसके अंदर लिखनी है. दिस विल हैव, और फिर 2-3 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट रख लेंगे. फाइन. वी विल डू इट एवरी सिंगल टॉपिक. वी आर गोइंग टू हैव दिस टेस्ट. ओके. He himself is acting like an ignorant person. Like, matlab, dividing people's futures into 3 things. But Socrates said that there are ethical, like, you don't know everything. But doing this, like, see, he himself end up becoming a tyranny. What happens when he found out that whatever ideal things he's proposing, everyone is not going to understand it. भाई यही तो हुआ ना सोक्रेटिस के साथ में. Then when he was trying to convince the fool, he was being killed. So now he identified कि भाई हर एक इंसान को आप कन्विंस नहीं कर सकते हो. That is why he is proposing this noble lie कि एटलीस्ट ये लोग हैं, इनको तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा आपको. You have to create that myth so that ये लोग हैं जो नहीं समझ सकते हैं, their appetites can be controlled. एपेटाइट क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है. मुझको ये भी चाहिए, मुझको वो भी चाहिए, मेरे पास पैसा आ गया. द मोमेंट यू हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ विद यू, यू वांट पावर एज वेल. इट इज क्वाइट नेचुरल. दिस इज द नेक्सस ऑफ मनी एंड मसल पावर. वंस यू हैव बोथ द थिंग, आपके पास क्या है? करेज भी है और आपके पास में क्या है? पैसा भी है. सो नाउ व्हाट यू वांट पावर. पावर किसके पास है? इसके पास नॉलेज है. अरे जो बंदा है, जो फिलोसफर किंग है, उसके पास तो दिमाग है, ताकत तो नहीं है ना. लेकिन यहां पे अगर आपके पास मसल पावर भी आ गई, आपके पास मनी पावर भी आ गई, यू विल ओवरथ्रो द फिलोसफर किंग. ऐसा ही होता आ रहा था. सो दैट इज व्हाई ही इज क्रिएटिंग दिस थिंग. थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश की उसने. ही इज राइटिंग रिपब्लिक. ये मैं बताता हूं आपको. ही इज राइटिंग दिस बुक व्हेन ही फाउंड आउट दैट जो उसके जो एक्सपीडिशन थे, व्हेन ही वेंट टू
several countries. He tried to teach these people philosophy and he failed. So उसने सोचा यार अगर चलो कुछ भी नहीं है, at least people will read my book and they will understand that the significance of knowledge in ruling affairs, then they might change. This will bring some kind of change. With this hope he wrote this book. तो उसके थॉट काफी चेंज हुए उसके बाद। उसके बाद रिपब्लिक के बाद जो और बुक लिखी है उसने, he changed like so many of his थॉट्स। उसने लॉज एक बुक लिखी, उसके अंदर वो इतनी प्रोमिनेंट उसने एक्सेप्ट किया कि एक सिर्फ एक इंसान, नाउ ही इज गिविंग ऑल द पावर्स टू फिलोसफर किंग। वहाँ पे वो लॉ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो ही हिमसेल्फ चेंजेस, और ऐसा हमेशा होता है। सो थिंकिंग इवॉल्व्स, बट अगेन एज तो आई कैनॉट कन्फर्म कि किस एज पे लिखी है, आई विल जस्ट टेल। बट हाँ, इन हिज 30s or 35 he started like these kind of, क्योंकि 28 was the like his age when the Socrates died. After that he become conscious about writing all these things. तो मेरे ख्याल से 30-35 की उम्र में उसने स्टार्ट किया होगा। फाइन, बट ही रोट अगेन फ्यू मोर बुक्स एंड ही चेंज हिज व्यूज इन दोज बुक्स। ओके, चलो फिर कल हम डिस्कस करेंगे प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड अदर रिस्पेक्टिव लाइक his idea of philosopher king. We'll discuss in tomorrow's session. Okay, thank you dear friends.